Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. And today is the very first lecture for class 10th and the chapter we are going to start which is quadratic equation. तो quadratic equation हम आज पढ़ेंगे। तो quadratic equation पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास इस क्वेश्चन की आंसर होनी चाहिए कि हम उसको पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो why we study quadratic equation in mathematics, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन फिर आज के बाद जो आएगा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर एक्चुअली अगर उसके इम्प्लीकेशन हम पढ़ ले कि ये होता है, ये जो क्वेश्चन जो है अगर इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर ले फिर हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। फिर जो है उसकी सोल्यूशन किस तरह निकालनी है, तो इसकी सोल्यूशन भी हम किस तरह निकालने हैं, तो वही तरीका भी हम सीखेंगे कि कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो है वाई वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई का आंसर हमने सबसे पहले ही निकालना है। तो एक्चुअली वाई वी स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, तो सबसे पहले अगर हम उसका ग्राफ स्टडी कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ जो होते हैं, इसका ग्राफ का स्पेसिफिक नाम जो है वो पैराबोलिक है। मतलब इस तरह शेप जो बन जाते हैं कर्व टाइप, तो इसको हम कहते हैं कि ये पैराबोलिक है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर इस तरह एक हम पैराबोलिक शेप ड्रा कर लें तो ये ग्राफ जो एक्चुअली किसका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही होता है। या पैराबोलिक अप होता है या पैराबोलिक डाउन होता है या पैराबोलिक लेफ्ट होता है। ठीक है, इस तरह, और या पैराबोलिक लेफ्ट होता है या पैराबोलिक राइट होता है। तो ग्राफ जो है एक्चुअली कर्व की तरह है। ठीक है, अब हम पढ़ते क्यों हैं कि जब हमने किसी बाल को या किसी एरो को या किसी मिसाइल को या किसी स्टोन को हमने फेंकना है तो इसमें हमारे काम आते हैं कि जब फर्ज करो आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आप किसी बाल को आप फेंक रहे हो, मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो वो बाल जो जब आप फेंक रहे हो तो इसमें आपने एक इस तरह कर्व टाइप बाल जब आप फेंकोगे तो ये हवा में जब जाएगा तो इस तरह फर्ज करिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये ग्राउंड पोजीशन है। तो मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट बी तक जब आप बाल फेंकोगे या एरो या मिसाइल या मतलब जब जहाज से कोई मिसाइल जब फेंकता है तो इस तरह प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। जब आप जमीन से भी फेंकते हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। तो किसी इस चीज को फेंकने के लिए आपने उस टारगेट को सेलेक्ट करना है। मतलब अगर मैं कहता हूं कि इस बी पॉइंट पर ही वो बाल लग जाए, वो स्टोन लग जाए या वो मिसाइल लग जाए, वो पॉइंट आपने उस पॉइंट को आपने कहा कि बी है ना, उससे या लेफ्ट में फेंका जाए या उसके राइट में फेंका जाए, मतलब इस बी पॉइंट पर एग्जैक्टली आपने फेंकना है। तो उसको स्टडी करने के लिए आपने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है एक्चुअली। तो इसमें मतलब अगर हम मतलब डिस्टेंस कब ज्यादा कवर करेगा कि कितनी एंगल पर हम फेंके तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी एंगल पर हम कवर फेंके कि उतना हाइट ज्यादा होगा। तो एक्चुअली अगर हम इसकी मतलब मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल, अगर फिजिक्स में उसका एक अलग ही चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन जो है अगर हम इसको 45 एंगल पर फेंके तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस वही कवर करेगा, और अगर हम इसको 90 एंगल पर फेंके तो मतलब ये जो है अपनी जगह पर ही गिरेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में ये सबसे ज्यादा हाइट ही कवर करेगा। तो सबसे ज्यादा हाइट कब होगा कि उस बाल जब आप फेंकेंगे तो उसके बीच में और जमीन के बीच में एंगल 90 हो, इट मींस परपेंडिकुलर जब आप फेंकेंगे तो सबसे मतलब सबसे ज्यादा हाइट उसकी होगी। अगर आप 45 एंगल पर फेंके तो सबसे ज्यादा दूर वही जाएगा, और बाकी जो है अगर आप 35 पर फेंके या 50 पर फेंके तो मतलब इससे आगे आ जाएगा। अगर आप 35 पर फेंके तो फिर भी तकरीबन इस तरह मतलब उसकी जो है वो डिस्टेंस कम ही होगा इस ए पॉइंट से, इसका डिस्टेंस यहाँ पर होगा, इसका डिस्टेंस
कम से कम इस तरह होगा। लेकिन सबसे ज्यादा दूर जो जाएगा वो अगर एंगल आपके पास 45 डिग्री हो तो तब सबसे ज्यादा दूर ही जाएंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए जब आपने किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जब वार्स में मिसाइल और ये चीजें फेंक की जाती हैं, तो किसी टारगेट को सेलेक्ट करने के लिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़नी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें मतलब आपने जब इस तरह प्रॉब्लम आती है उसको हम कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर उसको सॉल्व करेंगे कि वो हमारे पास एंगल कितना होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, कितनी स्पीड होना चाहिए। तो ये चीजें जो हम पढ़ते हैं तो इसके लिए हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा एप्लीकेशन किस तरह हो सकता है, पैराबोलिक मिरर्स। पैराबोलिक मिरर्स किस तरह होते हैं कि जब पैराबोलिक मिरर्स इस तरह होते हैं कि जब आपके पास या शॉर्ट साइटेडनेस हो या लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब जब आपकी या दूर की नजर कमजोर हो या नजदीक की नजर कमजोर हो, उसके लिए जब हम मिरर बनाते हैं, वो मिरर जब हम स्टडी करते हैं तो आपने इस तरह शेप की ही होता है, या कन्वेक्स लेंस होता है या कनकेव लेंस होता है। कन्वेक्स आपके पास इस तरह होता है कि उसकी ये वाली जगह जो है, अगर बाहर से आपके पास ये वाला एक लेंस हम बना रहे हैं कि अगर ये बाहर से इस तरह खुला हो तो ये अंदर से इस तरह बंद हो तो ये कन्वेक्स है, अगर खुला हुआ हो तो उसको हम कनकेव लेंस कहते हैं। तो या तो इस तरह होगा, ठीक है। तो इस तरह लेंस जब हम स्टडी करते हैं तो ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस, तो मिरर भी हम इस तरह बना सकते हैं। और ये सैटेलाइट डिश जो है उसका शेप जो है और डिजाइन जो करते हैं वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डिजाइन करते हैं। अब मेन यहाँ पर आपकी बुक में जो है एक्चुअली हम डिस्टेंस और ये चीजें भी फाइंड करते हैं। तो एक्चुअली टू फाइंड टाइम, अगर किसी चीज में अपने टाइम मालूम करना है या डिस्टेंस मालूम करना है, स्पीड मालूम करना है, तो इसके लिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है हम उसके एक्सरसाइज, लास्ट वाला एक्सरसाइज जो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हम इसको पढ़ते हैं। अगर आपके पास इस तरह एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड हो या स्क्वायर शेप में हो, जब आपके पास एरिया उसकी मालूम हो, फर्ज करो उसकी एरिया जो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर एरिया आपको मालूम है और उसकी डिस्टेंस की मतलब साइड्स की रेशियो आपको मालूम है, अगर एक्स वाली ये वाला साइड आपको पता नहीं है लेकिन आपको पता है कि ये वाला साइड इस साइड से तकरीबन x+3 ही मतलब इतना ज्यादा है कि 3 सेंटीमीटर ज्यादा ही है, मतलब ये वाला साइड x है ये आपको ना मालूम है और ये वाला साइड इस वाली साइड से, इन दोनों साइड के बीच में रिलेशन आपको पता हो तो आप ये साइड्स भी मालूम कर सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है। तो quadratic equation actually, a quadratic equation is one variable is an equation that can be written in the form। सबसे पहले तो ये एक इक्वेशन भी हुई होना चाहिए। तो ये इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्या होता है कि उसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी हो राइट हैंड साइड भी हो, तो ये तो सबसे पहले इक्वेशन ही है कि उसमें इक्वलिटी मस्ट होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि इस शक्ल में होना चाहिए। इस शक्ल में ये शक्ल जो है ax² + bx + c = 0। इसमें ये a b और c जो है ये क्या है, रियल नंबर ही है और कांस्टेंट भी उसको कह सकते हैं। और यहाँ पर ए बी सी कांस्टेंट कौन सा क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। ए बी सी आपके पास रियल नंबर ही है। और इसमें वेरिएबल जो है इज वन वेरिएबल, यहाँ पर डिफिनीशन में मैंने लिखा है कि वन वेरिएबल भी होगा और इक्वेशन भी होगा। तो इक्वेशन भी है और इसमें वेरिएबल जो है सिर्फ x है और x का पावर जो है हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो हाईएस्ट पावर किसको कहते हैं, जब सबसे ज्यादा हो। तो हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन सिर्फ ये है, ठीक है। बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये एक अभी क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं कि जब वेरिएबल के सामने कोई नंबर हो, तो अभी x² ये है और ये ऑलरेडी आप हमने यहाँ पर कहा कि ये नंबर ही होंगे, a भी एक नंबर होगा, b भी एक नंबर होगा, c भी नंबर होगा, लेकिन वेरिएबल सिर्फ x² और x होगा। तो अब
ये ए जो है एक्चुअली क्या है, ये एक कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 0 के बराबर नहीं होगा। अगर फर्ज कर लो 0 के बराबर हो गया तो फिर क्या होगा, अगर 0 के बराबर हो गया, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है उसके साथ, लेकिन यहाँ पर 0 हम पुट कर ले ए की जगह तो 0x², और 0x² हमेशा 0 के ही बराबर होता है। अगर ये वाला टर्म 0 के बराबर हो गया तो हाँ आपके पास सिर्फ ये वाला रह जाएगा, ये वाला जब रह जाएगा bx + c = 0, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ये दूसरी लीनियर एलिमेंट, ठीक है। तो ये लीनियर जब 1 होता है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और ये हमें लीनियर इक्वेशन स्टडी नहीं करना, हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करना है। इसलिए जरूरी है कि आपके पास इसमें हाईएस्ट पावर जो है x का वो 2 ही होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है वो ये है, ये आपने याद रखनी है। वो क्या है कि ax² + bx + c = 0। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब ये है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन जो होते हैं, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूं कि 3x² + 4x + 5 = 0, तो ये एक स्पेसिफिक केस है। स्पेसिफिक केस ये है कि ये वाला जो है ये क्वेश्चन मैं उस जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं ए की जगह में इस क्वेश्चन में मैंने 3 लिया है, तो अगर ए की जगह 3 ले लो, बी की जगह 4 ले लो और सी की जगह आप 5 ले लो और उस जनरल फॉर्म में आप पुट कर ले, तो आपके पास यही क्वेश्चन ही बनेगा। ये स्पेसिफिक है, ये जनरल है, तो जनरल फॉर्म आपने याद रखनी है। और इस केस में आपके पास ए किसके बराबर 3 के, और बी किसके बराबर 4 के, और सी किसके बराबर 5 के। और ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर भी कहा कि ये कांस्टेंट ही होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन से होते हैं कि जब मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है। 3 हमेशा 3 की ही बराबर होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, कांस्टेंट इसको कहते हैं। और वेरिएबल को किसको कहते हैं कि जो वेरी हो, मतलब जो जिसमें चेंज आ जाए, ठीक है। तो x हमेशा मतलब एक फिक्स ही नहीं होता। कोई क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 होती है, कोई क्वेश्चन में x की वैल्यू 3 होती है, तो हमेशा फिक्स नहीं होता। तो अब कांस्टेंट वेरिएबल, तो उसको हमने कंबाइन किया और इक्वेशन बनाया, और ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ये स्पेसिफिक केस है और ये जनरलाइज केस है। जनरलाइज केस में और स्पेसिफिक केस में क्या फर्क है कि हर स्पेसिफिक केस हम उस जनरलाइज केस में लिख सकते हैं, लेकिन ये जनरलाइज केस ऑलरेडी सिर्फ आपको जनरलाइज केस ही पता होना चाहिए। और ये पहला कंडीशन तो हो गया। अगर दूसरा कंडीशन क्या है कि एक कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एक यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट, x² का, तो इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 कभी भी 0 की बराबर नहीं है, ठीक है। 0 सिर्फ 0 के बराबर है, 3 सिर्फ 3 की ही बराबर है। 0 कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, या 3 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म स्टडी किया कि हमने जान लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 होता है। अब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि हमने जो ये चीजें एप्लीकेशन स्टडी की, तो ये चीजें हमने फाइंड करनी है। एक्स आपके पास टाइम भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, और स्पीड भी हो सकता है कि अगर आपने किसी इक्वेशन को या सॉल्व करना है तो इस x के लिए आपने उसकी वैल्यू निकालनी है, और जब हम उस x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हैं, ऑल दोज वैल्यू, वही सारी वैल्यू वेरिएबल के लिए, वेरिएबल आपके पास x है, तो उस सारे इस इक्वेशन के लिए अगर हम लिखे, कोई क्वेश्चन में x होगा तो कोई क्वेश्चन में y होगा, ये सारी वेरिएबल x y z जो है, ऑल दीज वैल्यू स्टैंड फॉर वेरिएबल्स। तो वही वैल्यू आपने मालूम करनी है किसके लिए, x के लिए। अगर इक्वेशन में x हो तो x के लिए मालूम करनी है, फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इज ट्रू। तो अगर वो सेटिस्फाई, वही इक्वेशन ट्रू भी हो आ जाए, मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, या उसकी सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास 0 है, तो वही x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट कर ले दूसरी वाले लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस साइड पर से भी 0 ही आंसर आने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका सोल्यूशन होगा, या उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो अगर आपने आपको कहे कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एक्चुअली आपने वही सोल्यूशन ही फाइंड करनी है। ये दोनों जो है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए होते हैं, ठीक है। अब
अगर आपको कही कि उसका सोल्यूशन सेट लिखे, तो सोल्यूशन सेट क्या होता है कि जब आपने x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज पॉइंट की हैं, तो अगर उसको आप एक सेट के फॉर्म में लिख के, सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो उसके सेट के फॉर्म में लिख दें। सेट किस तरह हम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं 3 4 5, तो और बीच में क्या होता है, कामा होता है। तो उसको हमने सेट के फॉर्म में उसकी सोल्यूशन अगर लिख के, x की डिफरेंट वैल्यू होंगे, तो अगर सेट के फॉर्म में हम लिखे तो द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, और जितने भी सॉल्यूशन है उसको सेट के फॉर्म में लिखिए, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेट। अब जो है हमने एक एग्जांपल लिखा है कि ये एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मतलब ये x² - 9x = 0, तो ये एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम ये इक्वेशन है, अगर इसका सोल्यूशन हम फाइंड कर लें, ठीक है, तो हमने एक सिंपल वाला इक्वेशन लिखा है। तो अगर x का हम 2 वैल्यू, मतलब x की अगर यहाँ पर पावर 2 है, तो इसमें इट मींस यहाँ पर उसके कितने सोल्यूशन होंगे, 2 होंगे। अगर 4 है तो 4 सोल्यूशन होंगे। अगर 5 है तो x का पावर हाईएस्ट पावर 5 है, तो उसकी 5 सोल्यूशन ही होंगे। ये इस पावर पर ही डिपेंड करता है। अगर लीनियर है, x का पावर 1 है, तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा। अब इस तरह इसका पावर क्या है, 2 है, तो उसके 2 सोल्यूशन होंगे। x की इस तरह 2 वैल्यूज होंगी कि अगर उस इक्वेशन में पुट कर ले, उस साइड पर 0 है, इस साइड से भी 0 आ जाए, तो x की आपके पास, अगर हम यहाँ पर इसके सोल्यूशन हमने निकाले हैं कि x की वैल्यू 1 तो 3 है, और x की वैल्यू अगर 1 तो है -3 है। अगर हम इस इक्वेशन में 3 पुट कर लें, तो x² - 9, इसको अगर हम सॉल्व कर ले, x की वैल्यू हमने क्या पुट करना है, पहले 3 पुट करते हैं कि इससे 0 आंसर आता है, उस साइड पर 0 है, तो इस साइड से 0 आंसर आता है कि नहीं। तो अगर हम इस लिखे x² - 9 स्क्वायर, और x की जगह हम पुट कर ले 3 पहले, तो अगर 3 स्क्वायर हम ले ले और यहाँ पर -9 लिखे, उस साइड पर क्या है, 0 है, तो इस साइड से भी 0 आंसर आना चाहिए। 3 का स्क्वायर क्या है, 9, और 9 - 9, ये 9 एज इट इज, और 9 - 9 जो कट हो जाते हैं, 0 = 0, तो ये दोनों साइड जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब दोनों साइड से एक्चुअली आंसर 0 0 ही आता है। तो इसका सोल्यूशन 1 तो 3 है। दूसरा, अगर हम -3 भी पुट कर ले, तो अगर आपके पास नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर जब आप लेते हो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आता है। तो यहाँ पर 9 आ गया, -9, तो दोनों के लिए सेटिस्फाई होते हैं। तो एक तो सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये है। इट मींस ये दोनों जो है इस इक्वेशन की क्या है, रूट्स भी है, सोल्यूशन भी है। अगर उसको हम सेट के फॉर्म में लिखे, तो एक्चुअली 3 and -3 आर द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही 2 सोल्यूशन होंगे। अब हमने इसके लिए डिफरेंट तरीकों से हम फाइंड करते हैं। पहला तरीका ये है कि फैक्टराइजेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो है, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट वाला जो है फैक्टराइजेशन है, दूसरा जो है वो डिटेल में हम अभी स्टडी करेंगे, बोर्ड पर लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। और दूसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा तरीका ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन जब सिंपलेस्ट वाला तरीका ये है, अगर आप इससे कर सकते हो तो सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन से ही करना होता है। अगर उससे नहीं हो सकता तो दूसरा इजी मेथड जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अगर उससे भी नहीं होता तो आपके पास फाइनल एंड ओनली सोल्यूशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इससे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो ये हर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अगर दोनों से नहीं कर सकते तो इससे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आप सबसे पहले जो है बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है वही डिस्कस करेंगे। अब जो है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला सबसे इजीएस्ट और सिंपल तरीका जो है वो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी है। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब थोड़ा लेंथी है एज कंपेयर टू फैक्टराइजेशन, और आपके पास फाइनल सोल्यूशन जो है वो आप थर्ड मेथड से मालूम कर सकते हैं, वो विच इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप इजीली हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि सिंपली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने किस में स्प्लिट अप करनी है, स्प्लिट अप इनटू फैक्टर्स।
वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वही होते हैं कि जब आपके पास फर्ज करो ये 15 एक नंबर है, ठीक है, इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिख के उसके मल्टीपल क्या है, एक तो 3 और एक जो है वो 5 है, एक तो है 1 पर भी हो सकता है, एक 15 पर इटसेल्फ भी हो सकता है। तो इसको वेक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 भी है एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 भी है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि 15 को वेक्टर के फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 भी लिखा जा सकता है और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी लिखा जा सकता है। अब जो है इस हमारे पास ये तो अलजेब्रिक इक्वेशन है, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिट अप फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करनी है, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो वही रूल्स अगर आप फॉलो कर ले तो आपके पास ये जो है इसको वेक्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट करना है? सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास राइट हैंड साइड पर 0 है, लेकिन अगर इस एग्जांपल को आप देखें 2x² + 2x - 11 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा क्या आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर 0 बनाने के लिए आपने इनके दोनों साइडों के साथ मतलब इस साइड से भी 1 सब्ट्रैक्ट करना है कि 1 है, 1 उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा, और इस साइड से भी आपने 1 सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये किस तरह बन जाएगा? सोल्यूशन इसका इस तरह स्टार्ट होगा कि 2x² + 2x और -11, और ये 1 अगर इधर शिफ्ट कर लें सिंपली या दोनों साइडों से 1 सब्ट्रैक्ट कर ले, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर ले तो ये -1 बन जाएगा और उस साइड पर क्या रह जाएगा, 0। तो अगर ये वाला जो है अभी ऐड हो सकते हैं तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। 2x + 2x² + 2x -11 और -1, तो वी विल गेट -12 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इस इक्वेशन को हम देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास राइट हैंड साइड पर 0 है, यहाँ पर c जो है कांस्टेंट है, यहाँ पर जो मिडल वाला टर्म है ये लीनियर है, और फर्स्ट टर्म जो है आपके पास क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक टर्म है, और इसके कोएफिशिएंट भी 0 नहीं है। अगर ये 0 होता तो ये आपके पास क्या बन जाता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन जाता। अब अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर लें, आपने इसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट को आपने मल्टीप्लाई करनी है। फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास क्या आ जाती है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12, 2 मल्टीप्लाइड बाई -12, वी विल गेट -24, ठीक है। अब आपने इस तरह इस 2x के लिए नंबर्स ढूंढने हैं कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो उससे आंसर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, -24 आना चाहिए। अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 2x ही आना चाहिए। तो उससे क्या आना चाहिए, +2 ही आना चाहिए। तो वो नंबर अगर हम ढूंढ लें तो एक नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे और दूसरा नंबर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसकी एडिशन से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और उसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या आना चाहिए, -24। तो आपके पास वो नंबर जो है, अगर मैं इस तरह डायरेक्टली लिखूं तो 4 -4 + 6, तो इन दोनों को -4 + 6 को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो -20 प्लस माइनस वी विल गेट माइनस, और 4 6 24, तो माइनस आता है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले 6 - 4 वी विल गेट 2, तो ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप ये इस तरह लिख के कि इस 2x को आप किस तरह लिख सकते हैं कि 2x² implies that 2x² प्लस इस 2 को आप किस तरह लिख सकते हो, 6 - 4 के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, 4 6x प्लस 6x - 4x। अगर आप इससे मतलब 6x से 4x माइनस कर लो, वापस वही 2x ही आता है, और यहाँ पर -12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास पहले 3 टर्म थे, तो सेकंड टर्म आपके पास ये था कि आपने इस तरह 2 नंबर ढूंढने हैं कि अगर फर्स्ट और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर लें उससे जो आंसर आता है इस तरह नंबर ढूंढने हैं मिडल वाले के लिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप तो यही था। अब आपके पास 4 टर्म हो गए, फर्स्ट 2 टर्म ये है और 2 टर्म ये है, तो फर्स्ट 2 टर्म में कुछ कॉमन होगा और लास्ट 2 में कुछ कॉमन होगा। तो फर्स्ट 2 टर्म में आपके पास क्या कॉमन है, एक तो इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 भी 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 तो इस दोनों में कॉमन है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x² है, तो x भी इसमें दोनों में मौजूद है, तो x भी कॉमन है। तो यहाँ पर अगर हम 2x कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बच जाता है, x, और इन दोनों में अगर हम 2x हमने कॉमन लिया है, इसके साथ हम कौन सा
नंबर मल्टीप्लाई कर ले कि आपके पास आंसर 6x ही आ जाए, तो वो नंबर आपके पास 3 है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो वापस वही आना चाहिए, ठीक है। अब ये इनटू लास्ट टू वाले में क्या कॉमन है? लास्ट टू वाले में आपके पास जो कॉमन है वो ही 4 है। 4 के टेबल में 4 भी आता है और 12 भी आता है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आपके पास अगर -4 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर आपके पास x बच जाएगा, इससे x बच जाएगा, और ये दूसरे वाले से आपके पास क्या बच जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट वी गेट 12। तो आपके पास 12 4 के साथ हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर ले कि आपके पास आंसर 12 ही आ जाए, तो वो 3 है। लेकिन -3 आना चाहिए, माइनस और माइनस तो +3 आता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? माइनस और प्लस, तो माइनस और 3 4 12, और इस साइड पर आपके पास क्या है? 0 आ जाएगा। अब 4 टर्म से आपके पास 2 टर्म बन गए, वन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। अब इन दो टर्मों में भी कुछ कॉमन है, x+3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख के कि x+3 हम इससे कॉमन ले लें, x+3 into यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2x - 4, 2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास वही आ जाता है। इस तरह मैंने आपको कहा कि 15 की फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 के फॉर्म में हमने लिखा था, इससे आंसर 15 ही आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वापस वही चीज आता है, तो इसको हमने मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा, फैक्टर्स के फॉर्म में हमने लिखा है। तो अगर फैक्टर के फॉर्म में लिखा है तो अब इस इक्वेशन को देखो, अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो आपके पास उस साइड पर आंसर क्या आ गया है? 0। तो आपके पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म की मल्टीप्लिकेशन से 0 आया है। तो अगर आपके पास इस तरह 2 नंबर्स हैं और उसकी मल्टीप्लिकेशन से 0 आता है, या तो वो कंडीशन कब पॉसिबल है? या तो पहले वाले ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा, तब आंसर 0 आ सकता है। तो और या कंबाइनली दोनों 0 होंगे तो तब भी 0 आ सकता है। तो अगर इसमें एक भी 0 हो तो इसके लिए हम कह सकते हैं या ये वाले 0 के बराबर है या ये वाले 0 के बराबर, तब आपके पास उस साइड पर जो 0 है उससे 0 आंसर आया है। तो मतलब अब लिख सकते हैं कि x+3 या 0 के बराबर होगा, और या ये दूसरा वाला r 2x - 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो पहला वाला टर्म 0 के बराबर होगा या दूसरा वाला टर्म 0 के बराबर। अगर इस लीनियर इक्वेशन को अब ये तो लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन, इसमें x बाइंड करना है। तो x अगर हम बाइंड कर रहे हैं तो इस +3 को इधर शिफ्ट करना है। तो x इज इक्वल टू, ये +3 है तो अगर उधर शिफ्ट हो जाए इक्वलिटी की दूसरी साइड पर तो ये -3 बन जाएगा। तो x की वैल्यू x रूट तो हमने फाइंड किया है कि वो -3 है। अगर दूसरा हम फाइंड कर लें तो यहाँ पर r 2x और ये -4 अगर हम उधर शिफ्ट कर ले तो उस साइड पर क्या बन जाएगा? +4। अगर हमने लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में आपने x ही फाइंड करनी होती है, मतलब इसका पावर अब जो है 1 बन गया है। तो ये 2x जो है यहाँ पर x मालूम करना है तो x को इस साइड पर छोड़ना है, 2 उधर शिफ्ट करना है। 2 और x दोनों किस में है? मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई नंबर हो दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हो तो उससे आंसर क्या बनता है? वो डिवीजन में शिफ्ट हो जाता है। x इज इक्वल टू r, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 4 कट हो सकते हैं तो x इज इक्वल टू 2। तो अब आपके पास एक सोल्यूशन तो जो आ गया वो आपके पास क्या आ गया? -3, और दूसरा सोल्यूशन जो है वो 2 आ गया, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इट मींस उसके 2 सोल्यूशन, अगर 5 है तो उसके 5 सोल्यूशन होंगे। तो सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं, वो सेट के फॉर्म में लिखना है कि एक -3 है और दूसरा क्या है? 2 है। तो इसकी सोल्यूशन हमने फाइंड की इजीली बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में सिंपली आपने क्या करनी है? फैक्टर्स बनानी है, और दोनों फैक्टर जो है किस तरह बनानी है उसके लिए आपने ये तरीका अप्लाई करनी है कि आपने फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करने और उसकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपने फिर इस तरह 2 नंबर ढूंढनी है कि उसके मल्टीप्लिकेशन से जो आपने आंसर निकाला था वही आना चाहिए, और उसकी एडिशन से मिडल वाला 2x ही आना चाहिए, और उसकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन से फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन ही आना चाहिए। अब ये इसका सोल्यूशन है, और इसकी जनरल फॉर्म के लिए हम डिस्कस कर ले। तो जनरल फॉर्म के लिए किस तरह होगा कि इसमें एक स्टेप जो है वो a और c को आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ac बन जाएगा, और उसकी मल्टीप्लिकेशन से इस तरह 2 नंबर ढूंढने हैं, यहाँ पर एक लिखना है, यहाँ पर दूसरा लिखना है, और इसकी एडिशन से क्या आना चाहिए? सिर्फ b ही आना चाहिए। तो वो नंबर आपने लिखना है, ये स्टेप इसमें
जो है एक्स्ट्रा है तो आपने उसको देख लेना है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप इस तरह 2 नंबर्स ढूंढ पाएंगे। तो अगर आप नहीं ढूंढ सके तो बाकी 2 मेथड्स है उसकी मदद से आपने सॉल्व करनी है। तो फिर दूसरा मेथड आ जाता है, तो दूसरा मेथड जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर इस मेथड से आप इजीली सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर आपने जाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड के स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, वो स्टेप हम अप्लाई करेंगे और इससे भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके लिए जनरल फॉर्म आपके पास इस तरह होगा। अगर आपके पास ये वाला जो इसका जनरल फॉर्म अगर हम लिखे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास ये फॉर्म हो तो अगर हम इस c को हम उधर शिफ्ट कर ले तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा कि x स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू माइनस सी। ये सी अगर प्लस है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस सी बन जाएगा। तो इस तरह जनरल फॉर्म इसके लिए ये है, इस तरह इसका फॉर्म यही बनाना है। प्लस 2 स्टेप जो है वो इसी तरह ही है। तो अब ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसमें सारे स्टेप्स अप्लाई भी करेंगे कि अगर हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी अगर हम देखें तो a की जगह आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। और 1x स्क्वायर तो ax स्क्वायर बन गया। फिर आपके पास दूसरा टर्म है वहां पर bx है तो 8x, b की जगह 8 है, और प्लस c, और c की वहां पर c है तो 8 मीन सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास 9 है। फिर दूसरा स्टेप तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये वाला स्टेप जो है हम इसमें स्टेप करेंगे। ये वाला स्टेप जो है अब स्किप कर सकते हैं। इसमें आप ये वाला इक्वेशन जो था आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो पहले इसके लिए भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ये दूसरी कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप उसको अगर कन्वर्ट नहीं हुए तो यहाँ पर 1 था तो हमने उसको यहाँ पर 0 बनाने के लिए ये 1 इधर शिफ्ट है, जितने भी कांस्टेंट है तो इस साइड पर शिफ्ट करो, इस साइड पर आपके पास 0 ही आना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उस साइड पर क्या है, 0 ही। दूसरा स्टेप अगर आप देखें, दूसरा स्टेप क्या है कि डिवाइड द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इफ इट इज अदर देन 1, ठीक है। अगर वो 1 के अलावा जो भी नंबर हो आपने फिर उसी नंबर पर डिवाइड एंड दोनों साइड को डिवाइड करना है। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल है उसके सामने जो नंबर है, अभी x स्क्वायर है नंबर की बात कर रहे हैं, x स्क्वायर वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उसके कोएफिशिएंट जो है आपके पास इसमें क्या है, 1 है। तो अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर हो तो सारे दोनों साइडों को उस नंबर पे डिवाइड, अगर यहाँ पर 2 था तो 2 के लिए हमने ये वाला साइड इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों उस पर डिवाइड करने थे। इसमें आपके पास 2 है तो अगर इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो दूसरा स्टेप इसके लिए अप्लाई करेंगे, दोनों यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो इसके दोनों साइड आपने डिवाइड करनी है। तो दूसरा स्टेप भी हम इसके लिए स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 है, ठीक है। 1 बनाने के लिए हम उसको डिवाइड दोनों साइडों के डिवीजन करते हैं, ठीक है, उसी नंबर पर। तीसरा स्टेप जो है shift the constant term to the right side of the equation। तो राइट साइड आपके पास कौन सी है, ये है, और कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये वाला है। तो इसको आपने क्या करनी है, शिफ्ट करनी है। तो पहले आप इस इक्वेशन को लिखो कि 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट टर्म स्टेप जो है, कांस्टेंट टर्म क्या करनी है, शिफ्ट करनी है उस साइड पर। तो इस साइड पर अभी 0 है तो ये कांस्टेंट टर्म भी उधर शिफ्ट करना है। तो आपके पास इस साइड में क्या रह जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 8x, और ये वाला प्लस 9 जो है उधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 9 बन जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट और उसके साथ वो प्लस 0 भी ऐड करेंगे तो प्लस 9 ही बनता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है कि फोर्थ स्टेप ये है कि स्क्वायर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर टू द बोथ साइड एंड ऐड स्क्वायर टू द बोथ साइड। मतलब आपने इसमें x का कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट ऑफ x की बात हो रही है, उसको आपने क्या करनी है, आधा करना है, ठीक है। अगर हम इसको 8 को आधा करेंगे, 8 का आधा किस तरह करते हैं कि अगर यहाँ पर रफली अपने लिए 8 लिखना है और इसके लिए आपने इसको
2 पर डिवाइड करना है या 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आधा हो जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है। अगर आपके पास 8 है, 2 पर डिवाइड करेंगे 4 आधा है, 4 8 का आधा ही है। तो इसको आप क्या करना है, हाफ करना है और स्क्वायर फिर उस पर लेना है और दोनों साइडों के साथ क्या करनी है, ऐड करनी है। तो इससे आंसर क्या आता है, इससे जो आंसर आता है 8 to 1/2 एंड 4 to the 8, तो आपके पास 4 आंसर आता है। इसका आपने स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। अगर स्क्वायर आप ले लोगे तो वही 4 स्क्वायर जो है दोनों साइडों के साथ आपने ऐड करनी है। क्यों ऐड करनी है कि आपने इसमें फार्मूला ही बनाना है और फार्मूला क्या है अब इसमें बन जाएगा। देखो तो 4 की स्क्वायर आपने दोनों साइड पर ऐड करनी है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 4 स्क्वायर इस साइड पर भी लिखनी है और -9 इस साइड पर ऑलरेडी है, इस साइड के साथ भी ऐड करनी है क्योंकि इसमें क्या है, इक्विलिटी है। और इक्विलिटी जब आप एक साइड के साथ ऐड करते हो दूसरी साइड के साथ ऐड नहीं करते तो आपके पास ये इक्विलिटी फिर चेंज हो जाती है इन मतलब नॉट इक्वल में, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपने फिर ये इस तरह करने, अगर ये हम ऑलरेडी फिर कट भी कर सकते हैं, उससे वापस वही इक्वेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दोनों साइडों के साथ आप ऐड कर ले, अगर एक साइड के साथ ऐड कर ले तो फिर फर्क पड़ता है। अब इस साइड में आपके पास एक फार्मूला बन गया है और वो फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला ये है कि आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम बस जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि इसमें वो फार्मूला बन गया है कि नहीं। प्लस ये आपके पास b की जगह आपके पास क्या है, 4 है, तो 4 पर भी ऑलरेडी स्क्वायर है। और इस 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर एंड 4। ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर आ गया, लेकिन इस 8 को हमने इस तरह लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड एक्स स्क्वायर, तो उससे वापस वही टर्म बन जाता है। इस 8 को हमने इस तरह लिखा और ये दूसरा लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज आ गया। तो आपके पास कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फार्मूला क्या था कि वो फार्मूला ये था कि a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के प्लस 2ab के। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तो इससे हम डायरेक्टली उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं, वो फार्मूला है, तो इससे हम डायरेक्टली लिखेंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे। -9 और 4 4 16, 4 पर स्क्वायर है तो इससे आंसर 16 आता है। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं कि a की जगह आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो a स्क्वायर जो था आपके पास x है। और दूसरा जो है b की जगह क्या है, b की जगह आपके पास ये b स्क्वायर ये है, तो 4 पर स्क्वायर है b, इट मींस a b ये है तो a आपके पास ये है और b आपके पास 4 है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू x 4 और इस साइड पर आपके पास क्या है, स्क्वायर है, तो आपने वो फार्मूला लिखा। तो एक्चुअली a स्क्वायर प्लस 2ab एंड b स्क्वायर बराबर है a प्लस b होल स्क्वायर के। तो a की जगह x है, b की जगह 4 है और इस पर आपने स्क्वायर लेना है। और इस साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाते हैं, इससे आंसर आ जाता है कि -9 और प्लस 16 वी विल गेट 7, ठीक है, प्लस 7, 16 से आप 9 माइनस कर लो तो 7 आता है। अब हमने तो x ही मालूम करनी है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी हमने x मालूम किया वो वेरिएबल, अभी इस क्वेश्चन में भी हम x मालूम कर रहे हैं। तो फिर फोर्थ स्टेप आपने लेने हैं टू राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने किस तरह लिखा, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखा। एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को क्या हमने किया, सिंप्लीफाई किया। तो फिफ्थ स्टेप ये था। अब अगर सिक्स्थ स्टेप हम देखें, टेकिंग द स्क्वायर रूट टू द बोथ साइड एंड solve the resulting equation, find the solution of the equation। तो आपने इस इक्वेशन को इस दोनों साइड पर आपने ये स्क्वायर खत्म करनी है। स्क्वायर के लिए एक ओनली ऑपरेटर है, वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट पर ही खत्म होता है, क्यूब आपके पास हमेशा क्यूब रूट पर ही खत्म होता है। तो ये स्क्वायर खत्म करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ हैंड साइड लिख के यहाँ पर इस तरह, तो ये आपके पास क्या बन जाए, इस साइड पर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अंडर रूट। तो अगर हम अंडर रूट लगाते हो तो यहाँ पर आपने प्लस माइनस लिखना ही है। तो प्लस माइनस इसलिए लिखना है कि अगर आप
-2 पर स्क्वायर लेते हो, अगर 2 पर आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास ये अगर प्लस है माइनस है तो आप इन दोनों से स्क्वायर जब आप लेते हो तो हमेशा आंसर क्या आता है आपके पास, वो पॉजिटिव ही आता है। अगर आप -2 को पर स्क्वायर लेते हो तो इससे भी 4 आता है, और 2 पर भी लेते हो तो आपके पास हमेशा आंसर 4 ही आता है। इसलिए जरूरी है कि इसके साथ अगर आप स्क्वायर रूट जब भी ले रहे हो तो आपके पास प्लस माइनस आपने लेना ही है उस कांस्टेंट वाली वैल्यू पर, ठीक है। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे तो x प्लस 4 रह जाएगा इसमें, और ये प्लस -7 अंडर रूट। अब जो है हमने तो x मालूम करना है, तो अगर x आपने मालूम करना है तो ये x अपनी जगह पर और ये 4 उधर शिफ्ट कर लो, तो इसके अंदर यहाँ पर 7 है तो ये 4 अगर हम उधर शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस -7 अंडर रूट और प्लस 4। तो अब सोल्यूशन इस तरह बन जाएगा, ये वाला जो एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में अलग अलग ले लो तो आपके पास x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे। तो एक जो है x इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट प्लस 7 अंडर रूट और प्लस 4, और दूसरी के लिए एक बार माइनस में ले लो तो x इज इक्वल टू 7 -7 अंडर रूट और प्लस 4। तो आपके पास x की वैल्यू एक ये आ गई और एक ये आ गई। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो है, सोल्यूशन सेट आप 7 अंडर रूट प्लस 4 और दूसरा कामा 7 -7 अंडर रूट प्लस 4, तो ये इसकी क्या है, इसकी सोल्यूशन है। तो सारे स्टेप आपने फॉलो की। पहला स्टेप क्या था कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दूसरा स्टेप क्या था कि x की कोएफिशिएंट अगर 1 ना हो तो उस दोनों साइडों को आपने उस नंबर पर डिवाइड करनी है, अगर 1 हो तो इसको जोड़ना है। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, तो आपने फिर कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर 9 था तो उसको हमने उधर शिफ्ट किया। तो फोर्थ स्टेप है स्क्वायर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब जो है आपने लीनियर टर्म जो है x के कोएफिशिएंट जो है 8 है उसको आपने आधा करना है और फिर उस पर स्क्वायर लेना है और दोनों साइडों के साथ ऐड करना है। तो 8 का आधा क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर लेना है और दोनों के साइडों के साथ आपने ऐड करनी है। तो इस साइड पर आपके पास फार्मूला बन जाएगा और इस साइड पर जो है आपने फिर इसको सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर है तो फिर ये जो है राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड एज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हमने एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखा और बाकी ये वाला साइड जो है हमने सॉल्व किया। टेकिंग द स्क्वायर रूट अब टू द बोथ साइड, तो दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो इस साइड पर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है, इस साइड पर भी, और आपने फिर उसको x के लिए सॉल्व करना है। तो x ये कांस्टेंट उधर शिफ्ट करना है। तो आपके पास जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस जरूरी है, और यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि -2 पर भी स्क्वायर लेते हो तो आंसर क्या आता है, 4 आता है, और अगर 2 पर भी आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो इसलिए जरूरी है कि प्लस माइनस आप लिखो। ये आपके पास अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ माइनस में हुई हो या प्लस में ही हो, तो आपके पास पॉसिबिलिटी दोनों है, ठीक है। तो फिर आपने दोनों लिखनी है, और आप जब आप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो कांस्टेंट जो लिख रहे हो, मतलब ये x आप मालूम कर रहे हो तो ये कांस्टेंट आपने उधर शिफ्ट किया तो एक बार आप प्लस में ले लो इस तरह और एक बार माइनस में ले लो, तो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। और ये उसके स्टेप्स हैं, तो अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हो और इससे आपके पास डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाती है, ठीक है। और इसमें अभी लास्ट वाला बाकी है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे और इसकी मदद से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। अब जो है हम लास्ट मेथड कर रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपने उस फार्मूला को डिराइव करनी है। तो थर्ड जो है आपके पास है कि द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आपने इसको सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किस तरह डिराइव करते हैं, तो आपने सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखना है कि जनरल फॉर्म आपके पास क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और उस पर कंप्लीटिंग वाले स्क्वायर के जो स्टेप्स है वही अप्लाई करनी है, तो आपके पास फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो अब सबसे पहले इसको जो है पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहला स्टेप तो ऑलरेडी हो गया है। दूसरा स्टेप क्या था कि आपने
divide the both side of the equation by the coefficient of x square if other than 1। तो अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर्स हो, कोई भी हो, तो आपने उस पर क्या करनी है, डिराइव करनी है। यहाँ पर a1 की जगह क्या है, a है, तो दोनों साइडों को आपने a पर डिवाइड करनी है। दोनों साइडों का अगर हम a पर डिवाइड कर ले तो आपके पास क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर और प्लस bx प्लस c इज, और इसको डिवाइड करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको a पर डिवाइड करना है, और इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई a। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला 1 2 3 टर्म a पर डिवाइड हो रहे हैं तो इंडिविजुअली भी a पर आप डिवाइड कर सकते हो। तो ये पहला वाला टर्म आपके पास ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस bx डिवाइडेड बाई a और प्लस c डिवाइडेड बाई a, और एनीथिंग डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई a, वी विल गेट 0 अगेन। तो आपके पास ये a और ये a खत्म हो जाते हैं, तो एक्चुअली x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई a और उसके साथ x और प्लस c डिवाइडेड बाई a। तो आपने सेकंड स्टेप अप्लाई किया कि डिवाइड द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच हियर इज a अदर देन 1। तो 1 के अलावा ही था, a था, तो a, इसकी वजह से हमने दोनों साइडों को उस a पर डिवाइड किया। फिर थर्ड स्टेप जो है, शिफ्ट द कांस्टेंट टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो कांस्टेंट इसमें क्या है कि जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो इस वेरिएबल इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ x स्क्वायर है, इसके साथ x है, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं। तो ये वाला कांस्टेंट आपने उधर शिफ्ट करनी है। तो आपके पास इस साइड पर क्या रह जाएगा, इस साइड पर आपके पास x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई a और x, और ये कांस्टेंट अगर हम उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर जो है माइनस c डिवाइड बाई a, और ये 0 इसके साथ फिर ऐड होगा तो वही वापस ही आता है। 0 किसी नंबर के साथ ऐड कर लो तो वही वापस आता है, 1 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो वही नंबर वापस आता है। तो अब आपके पास ये आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या था कि स्क्वायर हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड ऐड द स्क्वायर टू द बोथ हैंड साइड, और उसका स्क्वायर आपने दोनों साइडों के साथ ऐड करनी है। तो x के कोएफिशिएंट क्या है, ये है। ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट जो है वो एक्चुअली आपने रफ में यहाँ पर लिखो कि वो आपके पास b डिवाइड बाई a है। इस पर आपने स्क्वायर भी लेना है और हाफ भी करना है। तो हाफ करने के लिए हम उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 1 और 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्टली 2 पर डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ वो मल्टीप्लाई करेंगे और इस पर स्क्वायर लेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो b मल्टीप्लाई बाई 1 तो b आता है, और यहाँ पर नीचे आपके पास क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई a, तो आपके पास 2a आता है। इस पर आपने स्क्वायर लेना है, और यही चीज जो है दोनों साइड के साथ आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो 4 नंबर स्टेप यही है। तो इस साइड के साथ भी आपने ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, और ये b डिवाइडेड बाई a, x स्क्वायर x अपनी जगह पर, और इस साइड के साथ भी आप ये वाला ऐड कर लो, b डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर आपने लेना है। ठीक है, और उस साइड के साथ भी आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, b डिवाइडेड बाई 2a और होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस c डिवाइडेड बाई a अपनी जगह पर आ जाएगा, माइनस c डिवाइडेड बाई a। अब जो है तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला बन गया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 2ab को अगर हम इस दोनों को सिंप्लीफाई कर ले 2ab तो आपके पास यही आ जाएगा। तो आपके पास a ये है और b ये है, इनको डायरेक्टली एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखो। फोर्थ स्टेप है, राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अभी तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर कांस्टेंट होते तो आप सिंप्लीफाई कर सकते, लेकिन अभी कांस्टेंट नहीं है तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये आपने क्या करनी है, एज अ परफेक्ट स्क्वायर। a की जगह क्या है x, और b की जगह क्या है b डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और होल स्क्वायर इस पर आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ही है ये ऊपर वाला। अब जो है यहाँ पर आपके पास फिफ्थ स्टेप जो है वो आपने राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को आपने एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखनी है, और ये ऑलरेडी फार्मूला है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर a स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, और 2ab जो है अगर इसको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन आप सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास यही चीज ही बनेगा। तो आपने एज अ परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, और इस साइड को आपने सॉल्व करने हैं। तो ये अब सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होते इसकी जगह तो आप सॉल्व कर सकते। तो इसको आपने ये वाला स्क्वायर जो है इस डिनोमिनेटर पर भी और डिनोमिनेटर पर अलग अलग करनी। तो b स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आपके पास क्या बन जाएगा, 4। 2 पर अगर स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा, a पर आपने स्क्वायर लेना है तो a स्क्वायर। अब ये माइनस c डिवाइडेड बाई a बन जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर स्क्वायर खत्म करनी है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो दोनों साइड पर आपने क्या करनी है, स्क्वायर रूट लेनी है। तो अगर स्क्वायर रूट हम ले लें तो आपके पास क्या बन जाएगा इसका, तो ये x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर, और इस साइड पर भी आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। और सिंप्लीफाई भी करनी है, तो सिंप्लीफाई इसका क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ही ले सकते हैं। तो एलसीएम अगर हम ले लें 4a² अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है, तो 4a² अगर हम एलसीएम ले लें तो इसमें क्या बन जाती है कि 4x² डिवाइड बाई 4a² तो b बन जाता है। तो 4a² डिवाइड बाई 4a² तो 1 मल्टीप्लाइड बाई b², तो आपके पास b² आ जाती है। और इस साइड के साथ दोनों साइड पर आपने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस b आपने लिखना है, और ये b 4a² इस पर डिवाइड करनी है। तो 4a² को अगर हम a पर डिवाइड करते हैं तो एक खत्म, तो आपके पास 4a आ जाती है। तो 4a मल्टीप्लाइड बाई c, तो 4ac बन जाती है, ठीक है। तो अब इस साइड से बन गया। अब ये स्क्वायर रूट खत्म, तो इस स्टेप को हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट x और प्लस b डिवाइड बाई 2a, ठीक है। और ये वाला साइड हम डायरेक्टली लिखेंगे प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a², ठीक है। अब जो है इन दोनों को जो हमने एलसीएम लिया है, और जब हमने एलसीएम लिया तो अब ये कांस्टेंट जो है उधर शिफ्ट करनी है, हमने तो x ही मालूम करनी है। तो अगर हम x मालूम करेंगे तो ये वाला जो है ये भी उधर शिफ्ट करना है। तो अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे तो ये x अपनी जगह पर, और ये वाला नंबर जो है ये यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर माइनस b डिवाइडेड बाई 2a और प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट जो है नॉमिनेटर पर अलग और डिनोमिनेटर पर अलग आप लगा सकते हैं। तो ये b² माइनस 4ac, ठीक है, और डिनोमिनेटर पर अलग लगाओ। तो डिनोमिनेटर पर हम अलग लगाए 4a²। तो अब जो है x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा ये माइनस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस, और ये b² माइनस 4ac अपनी जगह पर, लेकिन ये स्क्वायर अगर हम खत्म करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 और a ऑलरेडी स्क्वायर है, तो 2 होल स्क्वायर ऑलरेडी अंडर रूट उस पर है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो फाइनली फार्मूला आपके पास इस तरह आ जाएगा, माइनस b डिवाइडेड बाई 2a और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है। अब ये वाला टर्म में आपके पास क्या बन गया, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो 2a बन गया। 2a इसमें भी है, इसमें भी है, तो अगर इन दोनों का एलसीएम हम ले लें, ठीक है, तो माइनस अगर एलसीएम हम क्या ले लें 2a, तो इस 2a को 2a पर डिवाइड करना है और उसको जो है माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 2a डिवाइड बाई 2a 1 मल्टीप्लाइड बाई b, तो माइनस b, तो वही 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो वही चीज आ जाता है, प्लस माइनस 2a डिवाइड बाई 2a 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस रेडिकल वाले नंबर जो है इसके साथ माइनस b² और b² माइनस 4ac होल अंडर रूट, वही वापस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो वापस वही ही आता है, तो b² माइनस 4ac, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह आते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली स्टेप अप्लाई कर लो और उससे डायरेक्टली आपके पास आ जाती है। अब इस फार्मूले को यूज करने हैं और डायरेक्टली सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते तो इससे कर सकते हो, अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं कर सकते तो इससे कर सकते हो। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो ही जाता है क्योंकि इससे ये फार्मूला भी आया है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर और इससे डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक है। जब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव किया है उस फार्मूले की मदद से एक एग्जांपल भी करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन निकालते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करनी है किसकी मदद से, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर आपने सेकंड स्टेप क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन लिखना है, उसके साथ आपने कंपेयर करनी है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म वाला इक्वेशन आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर हम कंपेयर कर ले, तो इस यहाँ पर जो ए है वहां पर ए की जगह क्या है, 1, ठीक है, या कुछ नहीं लिखा है, इट मींस 1 होता है, ठीक है। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, तो आपने एक्स स्क्वायर की जगह है, लेकिन ए की जगह क्या है, 1 है, तो ए की जगह आपके पास क्या है, a1। यहाँ पर जो b है, b की जगह आपके पास क्या है, -4, तो b इज इक्वल टू -4। फिर c की जगह क्या है, c इज इक्वल टू 1। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, कि एज वी नो दैट, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, होल डिवाइडेड बाई, ना कि सिर्फ दूसरा टर्म, इज अ होल आपके पास डिवाइडेड बाई 2a। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपने वही वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करनी है। तो x आपके पास बराबर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी है तो माइनस एज इट इज, और b की वैल्यू क्या है, -4, तो b की जगह आपने फिर ब्रैकेट लगाना है। टू ऑपरेटर आप एक साथ नहीं लिख सकते, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना लाजिमी है। तो एक माइनस तो इस फार्मूले का है, दूसरा माइनस बी का -4 है, ठीक है। अब जो है प्लस एंड माइनस होल अंडर रूट बी पर आपके पास क्या है, स्क्वायर है, तो बी की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 पर आपके पास क्या होगा, स्क्वायर, और फिर -4 अपनी जगह पर, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है, 1 है, और c की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है 4 को, और मतलब c के साथ भी और a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और होल डिवाइडेड बाय 2, और a है, तो a की वैल्यू क्या है, 1, तो इसकी जहां पर a था वहां पर हमने 1 पुट किया, जहां पर b था वहां पर -4, और जहां पर c था वहां पर हमने 1 पुट किया। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें, तो आपके पास किस तरह बनेगा, माइनस और माइनस तो प्लस, और यहाँ पर +4 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस और ये वाला साइन जो है, अगर मैंने आपको बताया था कि -4 है, तो इस पर अगर नेगेटिव नंबर पर भी आप स्क्वायर ले लें, तो आपके पास हमेशा आंसर क्या आता है, वो पॉजिटिव ही आता है। स्क्वायर ऑफ एनीथिंग वी विल गेट पॉजिटिव, एनी नंबर्स वी विल गेट पॉजिटिव, तो हर कोई नंबर हो तो उस पर अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो इससे आंसर क्या आता है, प्लस ही आता है। तो फॉर द माइनस और माइनस प्लस, अगर इस तरह होता है कि -4 मल्टीप्लाइड बाई -4, तो अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, इट मींस पावर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और 4 4 16, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। फिर -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 4 आता है, और फिर b1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एज इट इज आपके पास आंसर आ जाता है, और नीचे आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 2। अब जो है x को हमने सॉल्व करनी है, फर्दर भी सॉल्व हो सकता है, तो 4 प्लस माइनस यहाँ पर क्या आ जाती है, 16 माइनस 4 वी विल गेट 12, और डिवाइडेड बाई 2। अब ये 12 जो है हम किस तरह लिख सकते हैं, 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि इसे और भी सॉल्व करनी है, तो x और 4 प्लस माइनस, तो ये 12 जो है आप 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं। हाँ, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 वी विल गेट 12 अगेन, और होल डिवाइड बाई 2। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये स्क्वायर 4 पर भी ले लो और 3 पर भी ले लो, कि ये दोनों नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक प्रॉपर्टी है कि आप उसके रूट्स डिडक्ट कर सकते हो, और डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, और यहाँ पर 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, तो इससे आंसर क्या आता है, 2 ही आता है, और 3 अंडर रूट एज इट इज, तो और ये 2 अपनी जगह पर। अब जो है x स्क्वायर नॉमिनेटर इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो 2 यहाँ पर भी कि 2 के टेबल में आता है, ये ऑलरेडी 2 है, तो 2 हम इससे कॉमन लेंगे तो 2 बन जाएगा, 2 प्लस माइनस, और यहाँ पर अंडर रूट 3, और होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट,
तो इसके सोल्यूशन फिर क्या होंगे? तो x का एक सोल्यूशन होगा, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में ले लो। 2 प्लस 3 अंडर रूट, एक तो प्लस में हमने लिया, दूसरा क्या होगा? 2 माइनस 3 अंडर रूट। तो सोल्यूशन सेट will be equal to 2 plus 3 under root and 2 minus 3 under root। तो आपके पास ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस्तेमाल किया और उसकी मदद से हमने एग्जाम्पल किया। ठीक है।